अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं फिर जो है मैपिंग क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। मैपिंग को अगर आसान अल्फाज में समझना हो तो आप ये कह लें हमारे पास जो है वो 3 लेवल हैं, जिस तरह अभी बात की थी। कंसेप्चुअल लेवल है, इंटरनल लेवल है और एक्सटर्नल लेवल है। तो हम किस तरह से एक्सटर्नल लेवल को मैप करते हैं कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर, यही एक मैपिंग है। कन्वर्जन कह लें, ट्रांसफॉर्म कह लें, मैप कह लें, एक ही बात है। और इसी तरह से हम किस तरह से कंसेप्चुअल लेवल को इंटरनल लेवल के ऊपर मैप करते हैं, तो ये आपका जो है वो दूसरी टाइप की मैपिंग है। तो इस तरह से मैपिंग हम फिर यहाँ पे कह सकते हैं दो हमारे पास टाइप्स हैं। तो मैपिंग असल में है क्या कि एक लेवल के डाटा को दूसरे लेवल के ऊपर हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से कन्वर्ट करके शो करवाएंगे, किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस चीज़ को फिर हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो मैपिंग है। पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैपिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन लेवल टू अनदर लेवल। एक लेवल के डाटा को जो है हम दूसरे लेवल के ऊपर किस तरह से कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म करते हैं। कन्वर्ट का लफ्ज़ भी ठीक है, ट्रांसफॉर्म का लफ्ज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैपिंग कहलाएगी। इन दिस प्रोसेस द डाटा एट वन लेवल इज रिलेटेड टू डाटा अनदर लेवल। जाहिर बात है, चूँकि एक लेवल के डाटा को हमने दूसरे लेवल में कन्वर्ट किया होता है, जाहिर बात है दूसरे लेवल का डाटा फिर पहले लेवल के डाटा से रिलेट कर रहा होगा या उसी के ऊपर बेस कर रहा होगा। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जिस तरह हमने कंसेप्चुअल लेवल का जो टेबल था, उससे फिर हमने जो है ना वो एक्सटर्नल लेवल के व्यूज़ क्रिएट किए। वही जो हमने पीछे टेबल देखा था वही यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 29 के ऊपर भी बना हुआ है, बिल्कुल एंड के ऊपर जो है कि हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर एक टेबल है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट नंबर है। और उसी से हमने आगे जो है वो 3 व्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं, व्यू 1, व्यू 2 और व्यू 3 जो है। तो इस मैपिंग को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो आपकी कंसेप्चुअल टू एक्सटर्नल मैपिंग है या एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग है। ठीक होगा जी। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो जो टेबल है वो आपका नीचे वाले लेवल के ऊपर, जिसका उसने नाम नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे आपका जो टेबल है वो तकरीबन यूँ कह लें कुछ नेम्स और साथ जो है वो बाइनरी के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो ये जो हमारे पास है इसको हम इंटरनल या फिजिकल लेवल कहेंगे, और इसकी मैपिंग हम कहेंगे ये कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग है। ओके जी। तो कंसेप्चुअल मैपिंग पढ़ लेते हैं। कंसेप्चुअल मैपिंग क्या है, हमें पता चल गया दो इसके टाइप्स हैं, फ्रॉम द कंसेप्चुअल लेवल टू द इंटरनल लेवल और फ्रॉम द एक्सटर्नल लेवल टू कंसेप्चुअल लेवल जो है। ठीक है जी। इसको आपने याद रखना है हमेशा। आपने ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल का नाम बाद में लिखना है। पहले ऊपर वाले लेवल का नाम, मिसाल के तौर पे एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल लिखेंगे, कंसेप्चुअल टू एक्सटर्नल नहीं लिखेंगे आप जो है। और इसी तरह कंसेप्चुअल और इंटरनल के दरमियान जो हमारे पास मैपिंग है उसको आप जो है वो इंटरनल टू कंसेप्चुअल नहीं लिखेंगे बल्कि कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग लिखेंगे। ओके जी। तो हमारे पास कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग क्या होती है, इसको आपने पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है, साथ साथ पढ़ता हूँ, साथ साथ आपको समझा देता हूँ। पैराग्राफ की दूसरी लाइन है, इट स्पेसिफाइज हाउ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एट द इंटरनल लेवल। जब भी हम जो है वो कंसेप्चुअल टू इंटरनल की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है फील्ड्स और रिकॉर्ड्स यानी टेबल के जो कॉलम्स हैं और टेबल के अंदर जो रोज हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही हैं आपके इंटरनल लेवल के ऊपर। आपको मैंने टेबल से एग्जांपल दे दी किस तरह रिप्रेजेंट हो रही हैं, या फिर दोबारा टेबल देख सकते हैं पेज नंबर 29 के एंड के ऊपर जो। तो आपकी जो टेबल के अंदर कॉलम है और रोज हैं वो आपको नीचे शो हो रही हैं, किस तरह से आपकी जो इंटरनल लेवल के ऊपर जो रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसी को हम कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग कहते हैं। आगे जी, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर डाटाबेस इज चेंज, कहता है अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर डाटाबेस चेंज होता है, द कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग मस्ट बी चेंज अकॉर्डिंगली सो दैट द कंसेप्चुअल स्कीमा कैन रिमेन कंसिस्टेंट। अगर आप इंटरनल लेवल चेंज करते हैं डाटाबेस का तो आपने फिर उसको इस लिहाज से जो है वो मैनेज करना है कि आपका जो कंसेप्चुअल लेवल है वो डिस्टर्ब ना हो, वो कंसिस्टेंट रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो है ये वाला लेवल जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा तो आपके व्यूज़ भी फिर जो है वो ठीक रहेंगे, वो कंसिस्टेंट रहेंगे। इसलिए आपने इसका जो है वो ख्याल रखना होता है जब भी आप इसको चेंज करें कंसेप्चुअल लेवल को जो है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBA टू मैनेज सच चेंजेस जो है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA जो है, ये हमने पीछे पढ़ा था यूजर्स के अंदर जो है क्या होता है, क्या काम करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं, वो हमने सारी पढ़ी थी। तो ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी कंसेप्चुअल टू जो है इंटरनल जो है मैपिंग को मैनेज करे। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग जो है। ठीक है जी। यानी आपका एक्सटर्नल डाटा जो है वो आपके कंसेप्चुअल डाटा से मैप हो रहा होता है, वहाँ से जो है हम इसे जो है वो कह लें कि ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग डिफाइंस द कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी रिलेशन जो होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस कह लें, बिटवीन अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल व्यू एंड कंसेप्चुअल व्यू। यानी एक एक्सटर्नल व्यू और उसके कंसेप्चुअल व्यू के साथ इसका क्या ताल्लुक है, किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस तरह कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका जो है ना
ये कहलाएगा एक्सटर्नल टू कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। जो है एग्जाम्पल आगे जो है वो तीसरी लाइन के अंदर लिखी हुई है, बाकी आप छोड़ दें। तीसरी लाइन के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, इन एग्जाम्पल में से आप कोई से भी 2 एग्जाम्पल्स कर लें, ज़्यादा बेहतर है। 3-4 लिखी हुई है उसने जो है। एक एग्जाम्पल में पढ़ देता हूँ। फील्ड्स कैन बी हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स नेम्स कैन बी चेंज। जो है यानी ये हम सारे काम कर सकते हैं। वहाँ पे व्यू के अंदर जो है आप डाटा टाइप चेंज कर लें, लेकिन व्यू की डाटा टाइप होती नहीं है आमतौर पर, लेकिन चले आप कह लें फील्ड्स के नाम आप चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स के नाम आप चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल व्यू के अंदर आम यूज़र को दिखाने के लिए जो है, तो आप कर लें। मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है डेप्थ नंबर, DEPT, और आगे लिखा हुआ है NO, डेप्थ नंबर लिखा हुआ है। आप जब इसको एक्सटर्नल व्यू में शो करवाए ना, तो वहाँ पे आप इस कॉलम का नाम जो है ना वो डिपार्टमेंट नंबर पूरा लिख दें इंग्लिश के अंदर जो है, ताकि जो देख रहा है डाटा आपका यूज़र जो है उसको पता हो यार ये जो कॉलम मेरे पास सामने व्यू के अंदर नज़र आ रहा है ना, इसमें डाटा कौन सा आ रहा हुआ है, वो नेम पूरा उसका डिफाइन होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, DOB, आप इसको एक्सटर्नल व्यू में जो है पूरा लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, इस तरह कर लें आप जो है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें ना, ये इसको हम कह रहे हैं कि आप जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल व्यू के अंदर जो है। ओके जी, एग्जाम्पल में से आप कोई सी 2 एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, और इसके बाद जो है इसमें से आपने और कुछ नहीं करना, काफ़ी है इतना जो है, ये इससे काम चल जाएगा जो है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होगी फिर मैपिंग जो है। इसके बाद हमारे पास जो है वो अगला टॉपिक है हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस जो है। इसको मैं फिर ये करता हूँ कि इसकी ऑडियो फिर एक अलग से बना देता हूँ, ताकि आप फिर जो है आपको पीछे जाके ये ना ढूंढना पड़े कि कहाँ से हमने फिर ये काम स्टार्ट करना है। ठीक है जी, इसमें अगर कुछ हम और ऐड करना चाहें तो आप जो है ना आखिरी लाइन एक ऐड कर सकते हैं, द डाटा इज प्रीफिक्स विद ब्लॉक हेडर एंड रिकॉर्ड हेडर। ठीक है जी, द रिकॉर्ड हेडर इज यूज विद एवरी रिकॉर्ड, द ब्लॉक हेडर इज यूज विद एवरी ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स है। ये लाइन आप इसके अंदर मज़ीद जो है ना वो अगर आप शामिल कर लें, इससे बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, ये सिर्फ ये याद करने के लिए, ये इससे रेलिवेंट नहीं है, ये सिर्फ ये बताती है ब्लॉक हेडर और रिकॉर्ड हेडर जो है ये क्या होता है। तो ये आखिरी लाइन इसमें शामिल कर लें, तो यहाँ तक आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। डायग्राम को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। पेपर के अंदर अगर आप डायग्राम बनाते हैं छोटी सी जो है सिंपल सी जो है, तो आपके लिए बड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपके जो है चेक करने वाले को समझ आ जाएगी कि ये सवाल इसको आता है, इसको अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपको फिर नंबर अच्छे दे देगा। तो ये डायग्राम इसमें से याद कर लें। आप जो है अपनी डायग्राम बना के याद कर लें। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो अपनी डायग्राम बनाए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर आपको भूलेगी नहीं। ये याद करने कोई इशू नहीं, लेकिन इसके अंदर आपने डायग्राम जरूर बनानी है। पिछला जो क्वेश्चन कवर किया हमने 3 लेवल स्कीमा, उसके अंदर भी आपने डायग्राम मस्ट बनानी है, इसके अंदर भी आपने लाजमी बनानी है, ताकि आपका सवाल चेक करने वाला जो है उसको अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या कह रहा है ये बंदा जी। तो इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत आपकी जो है तो आगे पीछे भी हो जाएगी ना, तो डायग्राम से आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाले की अच्छी हो जाएगी, और वो फिर नंबर आपको अच्छे दे देगा। ओके जी, अभी हम फिर जो है वो नेक्स्ट ऑडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं।